सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। BABG 171 जो आपके लैंगिक, जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके थे हमारे पिछली क्लास में भी। एंड अब इस क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन पे डिफाइन करेंगे लैंगिक के बारे में भीमराव अंबेडकर के विचारों का वर्णन करें। यानी कि ये जो क्या है कि इसमें लैंगिक कि भीमराव अंबेडकर लैंगिक व्यवस्था के रूप में क्या सोचते थे, उनके थिंकिंग्स को एक्सप्लेन करना है इस पे। ठीक है एवरीवन, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके आंसर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात किया जाए तो जो हमारा समाज था वो पैतृक समाज यानी कि पितृ प्रधान समाज था। पितृ प्रधान का मतलब होता है कि पिता को ही सर्वोपरि माना जाता था। पिता यानी कि घर का जो सदस्य है पिता, उसको ही सर्वोपरि माना जाता था। सबसे ऊपर जो होता है वो पिता ही है। ये हमारे समाज की सोच व्यवस्था थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में क्या होता था कि महिलाओं के लिए इस व्यवस्था में या फिर इस व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। किसके लिए? महिलाओं के लिए। महिलाएं क्या होती थी, अपने आप को विकसित नहीं कर पाती थी, डेवलप नहीं कर पाती, अपना विकास नहीं कर पाती थी। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका देखा गया कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करते समय महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में, अलग अलग स्थितियों में उनको अधिकार प्रदान किया, ताकि वो अपना विकास कर सके तथा अपने विकास के साथ साथ वो अपने व्यवस्थाओं में भी कदम से कदम पुरुषों को मिला के चल सके। इसी कारण आपका देखा गया कि लैंगिक विचारधारा के रूप में देखा जाए, जिसके तरफ एक तरफ आपका आ जाता है मेल, फीमेल की बात कर लेते हैं, और दूसरी तरफ आपका मेल आ जाता है। तो हमारा समाज इन दो व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, जिसके कारण हमारा जो समाज था इन दो व्यवस्थाओं के रूप में एक दूसरे के विरोधी के रूप में, एक दूसरे के मतलब विपक्ष के रूप में था। विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन के रूप में था। तो ये क्या करते थे? अब आपको भी पता है कि हमारे किसी भी गाड़ी में जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो उनमें जो व्हील्स होते हैं यानी कि पहिया होते हैं, अगर पहिया बराबर होते हैं तभी वो बैलेंस करके चल पाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे समाज थे, उन समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निर्दयी थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो जिसके कारण हमारे समाज का और हमारे समाज में रह रहे जो परिवार के सदस्य, उनका विकास करना असंभव था, और वो पिछड़ी व्यवस्था में आज भी जी रहे थे। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका देखा गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा लैंगिक व्यवस्था का शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत ये जो लिंग या फिर लिंग के अनुसार जो बात की जाए यानी कि जेंडर के अनुसार बात की जाए, तो ये जो भेदभाव थे समाज में, उन्होंने समाप्त करने के लिए अपने व्यवस्थाओं के रूप में रचना किया। और उसके तहत आपका देखा गया कि वहाँ पे कोलंबिया विश्वविद्यालय के रूप में देखा जाए, तो यहाँ पर इन्होंने अपने विद्यालय की व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका का नृविज्ञान सेमिनार में अपने आप का एक पत्र प्रस्तुत किया, जो भारत की जाति व्यवस्था के उत्पत्ति के रूप में था। ठीक है, यानी कि जो भारत की एक जाति व्यवस्था के रूप में उन्होंने क्या किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, उसमें एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। उस सेमिनार में इन्होंने अपने प्रस्ताव को पारित किया कि जो भारत में जाति व्यवस्था थी, उसकी होने वाली क्या व्यवस्था है कि भारत में लोग जाति व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर जाति को अलग अलग मान रहे हैं। तो इसीलिए आपका हिंदू समाज में जो लैंगिक यानी कि जेंडर से संबंधित जो भी परिणाम हुए, वो देखा गया कि बहुत ही निर्दयी और बहुत ही खराब, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा, ये महसूस किया कि लैंगिक व्यवस्था के कारण समाज की जो स्त्रियों का जो अधिकार था, उन अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया। उन अधिकारों से क्या किया गया? उन्हें वंचित रखा गया। उन अधिकारों का वो सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वो अपना विकास करने में भी असमर्थ थी। क्लियर है? देखो, सिंपली लैंग्वेज में दुआ बोला जाए तो लैंगिक व्यवस्था समाज की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अनुसार समाज दो रूपों में बटा हुआ था। एक आपका देखा गया
कि मेल था, दूसरा आपका फीमेल था। मेल की बात की जाए तो पुरुष था, और आपका देखा जाए आपकी वो स्त्री थी। ठीक है। तो जो पहला समाज मतलब समाज की जो व्यवस्था थी, वो पुरुष प्रधान देश के रूप में जाना जाता है भारत को। ठीक है, पुरुष प्रधान यानी कि पुरुषों को ही सब अधिकार है भाई। पुरुष जो करेंगे बस हाँ में सुनना है। महिलाओं को ये था ना कि पुरुष जो बोल दिए बस उनकी बातों को सुनकर उनके आज्ञा अनुसार चलना है। तो ये महिलाओं की स्थिति थी। अब मान लीजिए कि जरूरी है कि हम पुरुषों के अनुसार चले, क्या स्त्रियों को जीने का अधिकार नहीं था? क्या स्त्रियों को जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन उस समय हमारे समाज में नहीं था। अगर बात कर ली जाए हमारे आज़ादी से पहले की, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से पहले की बात कर ली जाए, तो उस समय का जो समाज है वो पूर्णतः ऐसा समाज था जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा, ये महसूस किया कि जो समाज में चल रही जो लिंग के अनुसार भेदभाव थे, कि स्त्री के स्त्री है, स्त्री के जो कार्य हैं वो बस एक चूल्हा चौकी यानी कि खाना बनाना और तथा परिवार चलाना, या फिर परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे बढ़ाना। कुछ लोगों की इतना इतना धारणा है, इतनी पिछड़ी धारणा है, जैसे कि स्त्रियों का जो काम है बस बच्चे पैदा करना। बस इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे माना करते थे कि स्त्रियां है बच्चे पैदा करने की मशीन है। ये समाज की धारणा थी। ये हम नहीं कहते, ये पुस्तकों में और हमारे समाज में पहले हो चुका है। समाज में रह रहे निवास कर रहे लोगों की ये धारणा थी कि बस महिला इसी काम के लिए जन्मी है, इन महिलाओं का बस यही एक कार्य है और कुछ कार्य नहीं है। बाकी इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अपने अनुसार अपने जीवन को जी सके। वो पुरुषों के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। उन्हें किसी भी प्रकार की इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट यानी कि बोल सकते हो, अपने जो बोल सकते हैं कि हमारी इच्छा होती है ना, इच्छा क्या होती है कि हम अपने इच्छा अनुसार जिए, अपने इच्छा अनुसार अपने आप को रखे। तो ये इस तरीके का भी अधिकार उनके पास नहीं था। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भीमराव अंबेडकर के द्वारा आपका क्या किया गया है, लैंगिक व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए, कटाक्ष का मतलब यानी कि बोल सकते हो तीखे बाण चलाए गए। तीखे बाण यानी कि महिलाओं और पुरुषों की इस व्यवस्था को, निर्दयी व्यवस्था को उन्होंने अपने संविधान की रचना करते हुए सभी महिलाएं और पुरुषों को समान रखा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने संविधान की रचना करने का व्यवस्था लिया, ताकि सभी मनुष्य अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार, अपने बोल सकते हो स्वतंत्रता अनुसार अपने आप का विकास कर सके। अब मान लीजिए कि मैंने आपकी स्वतंत्रता छीन ली। स्वतंत्रता में आपको पता है कि कहीं पे भी आने जाने का अधिकार हो, किसी भी प्रकार के आप वस्त्र पहन सकते हो, इस तरीके का अधिकार हो। तो आपका देखा जाता है कि हर एक क्षेत्र में आप मकान लेके रह सकते हो, हर एक क्षेत्र के आप निवासी कहला सकते हो। तो इसकी स्वतंत्रता मैंने छीन ली, तो आपको लग रहा है कि आप अपना विकास कर पाओगे? लग रहा है तुबा? तो इसी धारणा को ध्यान में रखा, और भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुरुषों के बराबर महिलाओं को लाने के लिए उन्होंने अपने संविधान में रचना करते हुए महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन किया। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरी तरफ अगर दूसरे वर्ग की बात की जाए, तो इसमें क्या होता था कि महिलाओं को कम अवस्था की उम्र में ही उनको क्या कर दिया जाता था, उनका विवाह करवा दिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण कई बार देखा जाता था कि उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो हिंदू समाज था, चाहे आपका बोल सकते हो कि जो आपके अलग अलग जो समाज थे, जिसमें विवाहिक व्यवस्था के रूप में भी उन्होंने यानी कि महिलाओं को ये अधिकार प्रदान नहीं किया गया था कि वो अपने अनुसार, अपने मतलब व्यवस्था के अनुसार वो क्या कर सके, विवाह कर सके, कब उन्हें करना है। अब जैसे कि आजकल के पेरेंट्स क्या है, बेटा आपको शादी करनी है, दिखता है कि हाँ बेटा उम्र का हो गया, या फिर बेटी भी उम्र की होगी, लेकिन फिर भी उनसे पूछा जाता है बेटा अभी आपको शादी करनी है। तो उस समय ऐसा सिचुएशन नहीं था। उन्हें जब चाहे, जब उनके मर्जी के खिलाफ भी उनका जो विवाह बड़े बुजुर्ग के लोगों के साथ भी कर दिया जाता था, जिसमें हम देखे जाते थे कि जो उसमें कई बार होती थी बालिकाएं, बालिकाएं होती थी, और उससे उससे बड़ा यानी कि जिससे उसकी विवाह किया जाता था, उससे कहीं ज्यादा 2 गुना 3 गुना बड़ा उसका जो होता था कि पति होता था।
तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहले जो बात कर लीजिए, हमारा समाज है ना, महिलाओं को एक तुच्छ नज़र से देखा करता था। तुच्छ नज़र का मतलब होता है छोटी नज़रों से, कि महिलाओं की स्थिति कुछ नहीं है समाज में, बस वो एक, बोल सकते हो कि एक मशीन के रूप में है, जो बस वो अपने, बोल सकते हो, परिवार की जनसंख्या को आगे बढ़ा सके। इसी धारणा को समाज के लोगों के द्वारा अपनाया गया था। तब उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और भीमराव अंबेडकर के द्वारा महिलाओं की इस व्यवस्था को बढ़ते हुए आगे रोकते हुए उन्होंने महिलाओं की स्थिति में अपने व्यंग करते हुए अपने संविधान की व्यवस्था में रचना किया और महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए, जिसमें से आज का पहला आपका आज का नहीं, बात कर लेते हैं आजकल के टाइम के हमारे अधिकारों का, जिसमें हम वोट डालने का अधिकार पहला, यानी कि मताधिकार की बात भी हमारे संविधान की व्यवस्था में जोड़ते हुए बात रखा गया। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं मताधिकार की, जिसमें हमने ये देखा कि महिलाएं भी अब 18 वर्ष की उम्र के बाद अपने अनुसार वोट डाल सकती है, उन्हें भी वोट डालने का अधिकार है। वो भी अपने क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवस्था में अपनी बातों को रख सकती है। तो भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की हर एक व्यवस्था को, चाहे सूचित जाति में हो, चाहे अनुसूचित जाति यानी कि तो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, चाहे निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, सभी को बराबर अधिकार देते हुए महिलाओं की समाज में एक नई दृष्टिकोण पैदा करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और इसी धारणा को धीरे धीरे महिलाओं के आगे अपनाया गया और धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए वो आगे आई। तत्पश्चात ये देखने को मिला कि महिलाओं ने अपनी व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए अपनी आज आधुनिक काल की बात कर लेते हैं, तो भीमराव अंबेडकर द्वारा जो तैयार किया महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपने रवैया रखा था कि महिलाओं का सुधार होना चाहिए, उस रवैये के अनुसार हम ये देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा सोचा गया था कि महिलाओं को भी बराबर पुरुषों का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं भी अपने जन्म के अनुसार, अपने जन्म से ही वो भी किसी कार्य व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सके, तथा ये देखने को मिला कि जन्म से ही उन्हें अधिकार प्रदान हो और अपने जीवन के लिए वो खुद उत्तरदायी हो, यानी कि जीवन के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए वो दूसरे से अधिकार ले या फिर दूसरे से बातचीत करे या फिर दूसरे से सलाह विमर्श लेके अपने आप का विकास करे। वो स्वयं वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन के बारे में क्या गलत क्या सही इसके बारे में सोच सके, ये भी उत्तरदायी जीविता के रूप में उन्हें देखा गया। और बेटी को आधा हिस्सा देने, यानी कि देखा गया कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बात रखते हुए आपका देखा गया कि बेटी को आधा हिस्सा देने का भी प्रावधान इनमें जोड़ा गया कि हर एक संपत्ति में, जो कि जिस तरीके से बेटे का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार से देखा गया कि बराबर भागों में बांटा गया। अब क्या है कि किसी भी पुरुष के एक बेटा और एक बेटी होता है, तो उसके जितने भी प्रॉपर्टी है, उसकी जितनी भी धन संपत्ति है, तो उसमें आपका देखा रहता है कि बेटी का भी उसमें आधा ही हिस्सा होगा जितना उसका प्रॉपर्टी होता है। तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि हर एक क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर के द्वारा महिलाओं की स्थिति को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयत्न किया गया या फिर कोशिश किया गया, और महिलाओं की जो सीमित धन संपत्ति है उसके ऊपर आज भी देखा जाए, तो आज हमारे क्षेत्र में चला जाए तो हर एक क्षेत्र में आपके देखा जाता है महिलाओं की हर एक व्यवस्था में छूट दी जाती है, हर एक चीज में छूट दी जाती है। तो इसी छूट के कारण हमारा देखा गया कि महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन लगातार अच्छी होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका बोला जाता है कि इन्होंने बहुविवाह का सिद्धांत, यानी कि बहुविवाह, यानी कि पहले क्या होता था कि महिलाएं अगर शादी कर लेती है और उनके किसी भी व्यवस्था के कारण उनके पति की अकस्मात मृत्यु, अकस्मात मतलब होता है सडनली, सडनली यानी कि अचानक से कभी मृत्यु हो जाती थी, तो नई नवेली दुल्हन भी वो लंबे समय तक उसे विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और उस समय जब बात कर लीजिए हमारे समाज की जो सोच व्यवस्था थी, विधवा को एक हीन भावना की नजरों से देखा जाता था। जैसे कि अगर कोई विधवा मतलब अपने पति के साथ, पहले सती प्रथा भी था ना, सती प्रथा का मतलब क्या था, भाई किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसे जिंदा लाश पर जला दिया जाता था, ये सती प्रथा था। यानी कि इसे महिलाओं की पवित्रता मानी जाती थी कि यानी कि महिलाएं अपने पति के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करती, अगर वो मर जाता है तो उसके लिए उसके जीने का कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है,
कोई मतलब बोल सकते हो कि मतलब थिंक नहीं है कि वो अब जिएगी कैसे, इसीलिए उन्हें जिंदा जला दिया जाता था उनके चिता पे बैठा के। तो ये सती प्रथा की व्यवस्था थी। तो अब क्या हुआ कि अब महिलाओं को इस व्यवस्था के रूप में रोकते हुए महिलाओं को बहुविवाह करने की प्रावधान को भी आगे बढ़ाया गया, जिसमें अब क्या है कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उस स्थिति में क्या होता था कि वो, अगर उसका जीवन है नया था, नया मतलब नई नई शादी हुई थी, तो एक नई जीवन का शुरुआती होता है, अगर उसे मर जाता है तो अब क्या था, वो दूसरी शादी कर सकती थी। ये इसके हमारे संविधान में प्रावधान है। तो जिस तरीके से हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की रचना की गई, तो उन्होंने समाज में जो स्त्रियों की व्यवस्था थी उसको सुधारते हुए अपने आप का विकास किया। तत्पश्चात हमारे समाज का स्त्रियों में बराबर अधिकार देते हुए हमारे समाज में पुरुष और स्त्री को उन्होंने बराबर भागों में मतलब विभाजन करते हुए इन सभी दोनों को अधिकार बराबर तरीके से दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन जो पूर्णतः कंप्लीट होता है, जिसमें आपका देखा गया है कि लैंगिक के बारे में भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं, ये आपका क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो हमने ऊपर आपके कर लिए, अब इसके एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, न्याय के संदर्भ में भीमराव अंबेडकर के विचार क्या है, वर्णन कीजिए। न्याय के संदर्भ यानी कि भीमराव अंबेडकर न्याय को लेके, यानी कि बोल सकते हो कि हर एक व्यक्ति के प्रति कुछ अन्याय हो रखा हो तो न्याय करने का प्रावधान है। तो वो भीमराव अंबेडकर क्या अपने विचार प्रकट करते थे न्याय के संदर्भ में, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो है अंबेडकर के सामाजिक न्याय, अंबेडकर ने कुछ न्याय बोले थे जो आपका देखा जाता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स बोले थे कि सामाजिक न्याय होना आवश्यक है, राजनीतिक न्याय होना आवश्यक है, आपका बोल सकते हो आर्थिक न्याय भी आवश्यक है। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट है सामाजिक न्याय, दूसरा है आपका राजनीतिक न्याय, और तीसरा है आपका आर्थिक न्याय। इन्होंने इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को वर्णन करते हुए न्याय का विचार प्रकट किया। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय, इन तीनों न्याय के ऊपर उनकी जो विचारधारा थी बहुत ही व्यवस्थानुगत और मार्मिक तरीके का था। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक न्याय है, अगर समाज में किसी भी व्यक्ति की बात कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति के समाज में, जो समाज में रह रहे जो निवासी है, जो लोग हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार कर रहा है, कोई उनका शोषण कर रहा है, शोषण का मतलब होता है कि मतलब टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है कि आपका सामाजिक न्याय का प्रावधान भीमराव अंबेडकर में दिया गया कि भीमराव अंबेडकर ने बोला कि समाज में भी न्याय की व्यवस्था होनी आवश्यक है, ताकि हर एक मनुष्य अपना जो विकास है तत्पर रूप में कर सके, यानी कि बोल सकते हो कि एक्टिवनेस के रूप में कर सके। जैसे में हमारे सामाजिक न्याय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो महिलाओं की स्थिति थी, समाज में चल रहे जो महिलाओं की स्थिति थी, उसके लिए सामाजिक न्याय करना आवश्यक था। तो इन्होंने अपने आप को शुरू से अंत तक समाज के न्याय की व्यवस्थाओं के रूप में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, ताकि समाज का विकास हो सके और तथा समाज का कल्याण हो सके। समाज में जो चल रही थी असमानता, असमानता यानी कि मनुष्य इक्वल नहीं है, सभी मनुष्य क्या अलग अलग है, सभी मनुष्य का जो विस्तार है वो अलग अलग है। जैसे कि आपका देखा गया है कि महिलाएं भी अलग थी, पुरुष भी अलग था, पुरुषों को बराबर अधिकार दिया गया था लेकिन महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया था। समाज प्रीत सत्ता है, इस तरीके से जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी जिस पर महिलाओं के शोषण व्यवस्था हो रहे थे, महिलाओं के जो व्यवस्थाओं में जो एक नया परिवर्तन आ रहा था कि अब महिलाओं ने अपने न्याय को पाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों का वर्णन करते हुए लैंगिक व्यवस्था, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था के माध्यम से समाज में अलग अलग प्रकार के न्याय का वर्णन किया। जैसे कि अगर बात कर लेते इनमें भी, तो न्याय के संदर्भ में जाति व्यवस्था, यानी कि न्याय हमारे जाति व्यवस्था के अनुसार भी होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी न्याय का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपके ऊपर अत्याचार कर लिया तो उसके खिलाफ अगर मुकदमा हो गया तो वो आपका न्याय कहलाता है। न्याय का मतलब ये होता है
कि पर्टिकुलर जो भी काम हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी दो सिस्टर है दुबा, ठीक है। आप एलिजा हो गए, आप हो गए। तो मान लो कि आपकी अम्मी जान ने क्या किया, आपका जो भोजन है वो एक ही को खाने के दिया, तो एक के लिए अन्याय कहलाया ना, हुआ ना। हाँ, तो न्याय का मतलब क्या है कि सभी को बराबर हक दिया जाए, सभी को बराबर व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाए, सभी को शिक्षा का अधिकार हो, सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने और एक अपने अनुसार जीने का अधिकार है, खान पीन का अधिकार है। सभी मनुष्य को अपने अनुसार शादी विवाह, अपने अनुसार खाने पीने का कोई भी व्यवस्था कर सकता है। तथा न्याय का मतलब ये भी है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने अनुसार आगे बढ़ सकते, कोई भी जाति धर्म उसको खिलाफ या फिर उसके खिलाफ ना हो सके। अब ये देखा जाए कि फॉर एग्जाम्पल हम इस जाति को अत्यधिक प्रायोरिटी देके दूसरे जाति के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा न्याय की जो अवधारणा थी, यानी कि जो उनका जो थिंकिंग था न्याय को लेके, वो यही था कि मनुष्य अपना न्यायिक व्यवस्था तभी तत्पर रूप से कर पाएगा जब वो सभी मनुष्य को बराबर अधिकार दे, बराबर व्यवस्थाओं के रूप में रखे, बराबर दृष्टिकोण के रूप में रखे। किसी भी जाति व्यवस्था या फिर किसी भी व्यक्ति को सर्वोपरि या फिर सबसे ज्यादा उसे अधिकार ना प्रदान करे, किसी भी जाति को हम ज्यादा प्रायोरिटी ना दे ताकि इसी जाति का विकास हो। भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को प्रायोरिटी ना दूं, ऐसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करते समय यह सभी बातों का ध्यान में रखा ताकि जो न्याय हो वो सभी के लिए हो, किसी के लिए अन्याय का विषय ना बने। क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है भेदभाव आधारित धर्म न्याय का बाधक। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, धर्म के खिलाफ। नहीं नहीं, उसी का पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट थोड़ा सा बात कर रहा हूँ उसका, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो हमारा अगला जो पॉइंट है जो इसी क्वेश्चन का है, तो उसमें देखा गया कि भेदभाव आधारित धर्म न्याय में बाधक। जो भीमराव अंबेडकर थे ना, वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, यानी कि किसी भी धर्म को अत्यधिक पक्ष नहीं लेते थे, ठीक है। वो सभी अपने धर्मों का मतलब बराबर अधिकारों में वो सच्चे समाज धर्म के आधार के रूप में मानते थे कि धर्म वही है जो एक सच्चा व्यवस्था और एक सच्चा समाज हो, ठीक है। धर्म वही कहलाता है। धर्म का पालन यानी कि हिंदू धर्म अंबेडकर एक धर्म नहीं मानते थे, यानी कि अंबेडकर है ना एक धर्म नहीं मानते थे। ये नहीं कि हिंदू धर्म को प्रायोरिटी दे, वो सभी अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुसार, सभी जाति व्यवस्था के अनुसार सभी धर्मों को महत्वपूर्ण रूप से सभी धर्मों को बराबर अधिकार देते थे। हिंदू धर्म चाहे हो, चाहे आपका बोल सकते हो कोई भी सनातन धर्म हो, चाहे आपका बोल सकते हो मुस्लिम धर्म हो, चाहे आपका बोल सकते हो सिख ईसाई धर्म हो, सभी को बोल सकते हो जो छोटे जाति का धर्म हो, सभी धर्मों को उनके द्वारा बराबर अधिकार दिया गया ताकि स्वयं अपना वो जो विकास है महत्वपूर्ण रूप से वो अपने अनुसार कर सके। तथा धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों को बराबर अधिकार देते हुए धार्मिक व्यवस्था में अलग ना करके सभी धर्मों को एक समाज में रहने के लिए ही उन्होंने समाज की व्यवस्था का ऐसा निर्माण किया ताकि सभी धर्म के जो लोग हैं एक ही समाज में रह सके। ये नहीं कि इस धर्म का व्यक्ति है उस समाज में रहेगा, इस धर्म का व्यक्ति उस समाज में रहेगा, ऐसा नहीं है। सभी धर्म एक साथ मिलकर अपने व्यवस्था में आगे बढ़ सकते हैं, ये उनका मानना था। अब उसके बाद हमारे अगले पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट भी आ जाता है आधी आबादी में मिले समानता का अधिकार। यानी कि बोला जाए तो उन्होंने क्या किया, न्याय का व्यवस्था देखा गया कि जो हमारे जनरेशन है या फिर बोल सकते हैं जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उसके अनुसार भी हमारे न्याय व्यवस्था होता है। अगर मान लीजिए कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्हें हम अत्यधिक मात्रा में मानेंगे या फिर मान्यता प्रदान करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे समाज के मुस्लिम धर्म, इस ईसाई धर्म, चाहे आपके बोल सकते हो सिख धर्म के खिलाफ होगा, उनके लिए अन्याय की विषय बन जाएगा। तो ये है आपके पॉइंट। अब उसके बाद आपका अगला एक पॉइंट आ जाता है श्रमिकों के लिए कानून। भीमराव अंबेडकर ने ना क्या किया ना, जो मजदूर लोग थे ना, यानी कि जो मजदूरी करते थे, उन लोगों के लिए उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, उन श्रमिकों के लिए कानून का प्रावधान रखा कि वो अपने जो किसी भी प्रकार की वो जो मजदूरी है, उन मजदूरी का अगर कोई गलत तरीके से प्रयोग करता है, कोई मजदूर से मजदूरी करवा के पैसे अगर वेतन नहीं देता है,
तो वो कानून का सहारा लेते हुए क्या कर सकता है, अपने पंजिका में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। तो ये कानूनों के लिए श्रमिकों के लिए कानून व्यवस्था का भी प्रावधान भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। क्लियर है? हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि औपनिवेशिक भारत में, जैसे कि आपका देखा गया कि औपनिवेशिक भारत का मतलब होता है कि जो हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर शासन कर रहे थे, तो वो जिस तरीके से हमने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, तो उनके द्वारा किस तरीके से मौद्रिक यानी कि मुद्राओं का विस्तार किया गया था, किस तरीके से उन्होंने मतलब सैलरी पेंशन वगैरह लाइक डेट चांदी के सिक्के, इस तरीके से मौद्रिक व्यवस्था था ये। तो उसके बारे में हमें बताना है कि उपनिवेशवाद यानी कि जो जो विदेशी लोग थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हमने उनके खिलाफ क्या किया था भाई। आपका देखा गया कि उपनिवेशिक मौद्रिक व्यवस्था का मतलब आंदोलन किया, ताकि हमारी जो इकोनॉमिकल व्यवस्था है उसको अलग किया जा सके। तो इस व्यवस्था में हमने ये देखा कि उस समय दो प्रकार के पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। एक आपका देखा जाता चांदी, चांदी के मानक, और दूसरे आपके सोने का मानक। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि दो प्रकार के पैसे का निर्माण किया गया था भाई। वहां पर क्या क्या था, एक है चांदी, दूसरा आपका सोने का मानक उपनिवेशिक शासन व्यवस्था में। जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय विनियम व्यवस्था के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय विनियम व्यवस्था के अनुसार ये देखा गया कि जो सोना है ना, वो चांदी के बराबर था। ठीक है, यानी कि जो सोना है वो चांदी के बराबर तो था, लेकिन उसकी कीमत अलग थी। चांदी के बराबर का मतलब ये है कि वजन के रूप में तो था, लेकिन उसकी कीमत अलग हो जाती थी। चांदी आज भी देखा जाता है सस्ता पाया जाता है, आपका सोना महंगा पाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ कि जो सरकारी की व्यवस्था में जो हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था, जो उपनिवेशवाद हमारे सत्ता पर क्या कर रखा था, चांदी और सोने का सिक्का जारी कर रखा था। तो देखा गया, आपका देखा गया कि जो रुपया और जो ये था, यानी कि जिसे दर बोला जाता था, एक दर के रुपए बराबर होता था। इसमें क्या होता था कि अब क्या है, जो रुपया और एक दर, एक रुपये बराबर होता था। और जो सीलिंग और जो अगर इसकी बात की जाए, ये दर व्यवस्था और जो रुपया था ना, इसका जो प्रावधान था 1873 में देखा गया था। उस समय रुपया, आज रुपया बोलते हैं ना, उस समय हम दर बोला करते थे। ध्यान है, क्या बोला करते थे, दर बोला करते थे। और किस तरीके के सिक्के चलते थे, चांदी और सोने के। क्लियर हो गया? पहले जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके बोल सकते हो पेंशन की जो सुविधा थी, वो भी इस उपनिवेशवाद व्यवस्था में लाया गया। पेंशन की व्यवस्था में भी सोने और चांदी के सिक्के का ही व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है, हालांकि ये जो व्यवस्था था कुछ समय के लिए ही चला। धीरे धीरे फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उपनिवेशवाद व्यवस्था जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, नए नए कानून व्यवस्था का निर्माण कर रहा था, तो भारत से आपका रजत, यानी कि रजत आज हमारा देखा जाता है ना, रजत ट्रॉफी, या फिर एक ट्रॉफी है ना, मासक और रजत। आपने ओलंपिक्स वगैरह में देखा भी होगा कि रजत प्राप्त किया इस खिलाड़ी ने। तो ये भी एक धातु है, जो इस धातु से भी पहले क्या होता था, सिक्के तैयार किए जाते थे। उपनिवेशवाद व्यवस्था में ये कुछ ऐसे सिक्के थे जो हमारे कानून व्यवस्था तथा हमारे बोल सकते हो आम नागरिकों को ये मतलब जीने के लिए, जैसे आज हमारी करेंसी है लाइक डेट 20 का नोट, 10 का नोट, तो उस समय ये पहले सिक्के का प्रावधान था। तो ये सिक्के पहले चांदी सोने और उसके बाद आपका रजत के अनुसार भी देखा गया, तथा वास्तव में ये भी देखा गया कि आर्थिक व्यवस्था के रूप में इन सिक्कों का महत्वपूर्ण व्यवस्था रहा। लेकिन ये सिक्के बहुत ज्यादा भली भांति लंबे समय तक नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि सिक्कों का एक प्रावधान था कि ये अगर ज्यादा संख्या में अगर हमारे पास हो, तो एक वजन बढ़ाने वाला काम हो जाता था। ये एक वजन से भरपूर हो जाता था, जिसके कारण एक बोझ लगता था। बोझ यानी कि बोल सकते हो कि लाइक डेट कि हमारे मतलब वजन ढोने के लिए वो लोग इसे सक्षम के रूप में देखा नहीं करते थे, या फिर सुविधाजनक नहीं मानते थे, यानी कि इजी नहीं माना करते थे। तो इंग्लैंड में सोने का भुगतान करना पड़ा, जो आपका देखा जाता है कि इसमें ये देखने को मिला कि भारत को सोने का जो भुगतान है इंग्लैंड को करना पड़ा। भारत को सोने का बढ़ते हुए बोझ का मामला उठाना पड़ा कि जो सोने की जो वैल्यू थी ना, वो क्या है,
भारत पर ऐसा समय आया कि सोने का जो मांग है ना भारत के रूप में वो कम हो गया। ठीक है, जिसके कारण है इंग्लैंड को सोने की व्यवस्था चुकानी पड़ी। आपका देखा जाता है भारत ने इंग्लैंड को चुकाई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भारत में जो उपयोग हो रहे थे इंग्लैंड की व्यवस्था, इंग्लैंड से जो भी खरीद रहा था, मतलब बोल सकता हूँ कि इंग्लैंड से जो भी मतलब सामान या फिर वस्तुएं खरीद रहा था, तो वो आपका देखा गया कि इंग्लैंडीय करेंसी या फिर बोल सकते हो कि विदेशी करेंसी के रूप में देखा गया। ठीक है, तो जिसके कारण हम ये देख सकते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र में उपनिवेशवाद का व्यवस्था है, जैसा आपका इंग्लैंड भी आ जाता है उपनिवेशवाद में ही, तो यहाँ पे आपका देखा गया कि अलग अलग मुद्राओं का निर्माण किया गया और इन मुद्राओं के माध्यम से ही हमारे हर एक क्षेत्र को व्यवस्थानुगत तरीके से चलाया गया। जैसे कि चांदी के सोने के मूल्यांकन, मतलब चांदी के जो भाव है वो सोने के रूप में उसका गिरावट आया। पहले चांदी की वैल्यू अधिक थी, लेकिन सोने के सिक्के का प्रावधान होने के बाद सोने का सिक्के का वैल्यू अधिक होने लगा। तो ये क्या है, टाइम टू टाइम धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। भारतीय व्यापार धीरे धीरे विकसित हुआ और आपका देखा गया उद्योग में रुपए के लिए गिरावट आई, यानी कि रुपए के लिए, यानी कि गिरावट इसलिए आई कि जब भारतीय ये व्यवस्था उस टाइम बेहतरीन नहीं थी। बेहतरीन क्यों नहीं थी भाई, आपका अंग्रेजी व्यवस्था का गुलाम था। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब क्या हुआ, भारतीय जनता सरकार और यूरोपीय लोगों के द्वारा जो आपकी व्यवस्था दिखाई गई, तो बड़े बड़े बहस के बाद, बड़े व्यवस्था के अनुसार जो बहस हुआ, डिस्कशन हुआ, तब जाके देखा गया कि भारतीय व्यवस्था अपने करेंसी के अनुसार अपने आप को विकसित कर सके, इसका प्रावधान लाया गया। और अंबेडकर ने स्वर्ण मादक के पक्ष में, स्वर्ण मादक पद के पक्ष में, यानी कि स्वर्ण यानी कि पैसे के, जो सोने के पैसे थे उसके पक्ष में अपनी आलोचना की। यानी कि सोने के पैसे की आलोचना इसलिए की कि सोने तो छपते थे, यानी कि पैसे तो छपाई होती थी, उनकी वैल्यू क्या थी, पैसे के बराबर थी। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते थे, उन्हें सोने के रूप में पिघला कर उनका सोने के भाव में बेचा करते थे। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका देखा गया कि अब यहाँ से धीरे धीरे हर चीज को परिवर्तन किया जाने लगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों की आपूर्ति धीरे धीरे कम होने लगी, लोगों की सारी जरूरतों को पूरा हुआ जाने लगा। तब आपका देखा गया कि इन मुद्राओं में परिवर्तन किया गया, लोग समझदार हुए, लोग अपने अधिकारों की मांग की। तो इन समझदारी व्यवस्था, इन अधिकारों के कारण ही आपका देखा गया कि अब क्या है, आपके हर एक नागरिक, हर एक जो देश का जो नागरिक था, वो भारतीय इतिहास, भारतीय जनता के अनुसार क्या है, मुद्रा व्यवस्था को अपने आप में, अपने क्षेत्र व्यवस्था में मुद्रा जो था उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो समय अनुसार उसमें परिवर्तन होता गया। जैसे कि पहले चांदी के थे लेकिन अब सोने के हो गए, उसके बाद रजत व्यवस्था भी शुरू किया गया। तो इस अनुसार हम ये कह सकते हैं कि समय अनुसार उपनिवेशवाद भारत में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का ये स्थिति ये कहलाता है, जिसमें यानी कि मुद्रा का जो अर्थव्यवस्था है भारत में कैसा था, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया विदेशों का। क्लियर है? सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए, इसका मतलब सिंपली समरी बोला जाए, तो जब हमारे ऊपर जो अलग अलग विदेशी आए, तो उन विदेशियों ने हमारे देश में, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का प्रकाशन किया, प्रसारण किया। प्रसारण का मतलब यानी पब्लिश किया। ठीक है, जैसे पहले क्या था, चांदी के सिक्के का व्यवस्था प्रचलन किया गया, फिर उसके बाद सोने का सिक्के का, उसके बाद आपका रजत के सिक्के का। तो ये सारे सिक्के का प्रसारण इसलिए किया गया ताकि हम कुछ भी खरीद सके तथा बोल सकते कुछ भी पा सके। इस व्यवस्था के रूप में आपका क्या, समाज में इन सिक्कों का प्रचलन बड़ी मात्रा में किया गया, ताकि हर एक मनुष्य इन सिक्कों का प्रयोग करके अपने जरूरतों का भरपाई कर सके या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अब मान लो कि हमारे पास करेंसी नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस सिक्कों का जो प्रचलन था बड़े पैमाने पे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा आम नागरिकों को मतलब जीवन में सफल होने के लिए, अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए इन मुद्राओं की व्यवस्था को आगे देखा गया। तो इनके अर्थव्यवस्था के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि जो उपनिवेशवाद जो देश थे या फिर बोल सकते हैं जो विदेशी देश थे, उनके माध्यम से हम अपने भारतीय व्यवस्था के जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था है उसके बारे में उनका स्वरूप देखा, जिनके तहत हम ये देखें कि समय समय के अनुसार उन विदेशियों के द्वारा हमारे देश में अपने सिक्कों का प्रचलन किया गया था।
यानी कि उनके द्वारा वो अपने सिक्के के बारे में, अपने सिक्के के या फिर अपने बोल सकते हो कि अस्तित्व के चित्रकला के रूप में सिक्कों का जो बोल सकते हैं कि जो रवैया अपनाया जाता था, जैसे हमारे करेंसी पर गांधी जी को अपनाया गया, ठीक है। तो वो अपने सिक्कों पर अपने स्वतंत्रता या फिर बोल सकते हो अपने से संबंधित मुगलीय व्यवस्था के रूप में या फिर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के रूप में, उपनिवेशिक शासन व्यवस्था जो हमारे पर शासन कर रहा था, तो उन सिक्कों पर उनका प्रचलन था। तो प्रचलन यानी कि उनका एडवर्टाइजमेंट के रूप में देखा गया था। तो इसी व्यवस्था के रूप में हम ये देखेंगे कि भारत की मौद्रिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था है वो उपनिवेशवाद के रूप में देखा गया था। क्लियर है? तो ये है आपका जो क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। पर्टिकुलर हमने इसके 3 क्वेश्चन किए, जो आपका बी सिंप्लीफाई में बोला जाए तो BABG 171 जो कि भीमराव अम्बेडकर के डेडिकेटेड के रूप में है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।